नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। अलर्ट भारत न्यूज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने दर्शकों को उदयपुर शहर विधानसभा की चुनावी सरगर्मियों की जानकारी लगातार पहुंचा रहा है। भाजपा के दावेदारों से अलर्ट भारत न्यूज लगातार बात कर रहा है। पूर्व में हमने उप महापौर पारस सिंघवी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी और प्रमोद सामर से बात की थी। इसी क्रम में आज हमने शहर विधानसभा से दो और मजबूत दावेदारों से बात की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उदयपुर शहर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष और गुलाब चंद कटारिया के समधी अतुल चंडालिया और भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री की। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर में इन दिनों चल रही गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। अनुशासन का दम भरने वाली शहर भाजपा में कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद अनुशासन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। दर्जन भर से ज्यादा विधायक के टिकट के दावेदार एक दूसरे पर भीतर खाने छींटाकशी कर रहे हैं, वहीं कुछ तो खुलेआम भी बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पार्टी की गुटबाजी और अनुशासनहीनता पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने तो ये तक कह दिया था कि अगर ऐसे ही हाल रहे तो आगामी विधानसभा चुनाव में उदयपुर शहर की सीट कांग्रेस की झोली में चली जाएगी। वैसे तो उदयपुर शहर के लिए भाजपा के तथाकथित दर्जन भर से ज्यादा दावेदार विधायक बनने का सपना संजोए हुए हैं। इसी क्रम में अलर्ट भारत न्यूज ने उदयपुर शहर से भाजपा के टिकट के दावेदार गुलाब चंद कटारिया के समधी अतुल चंडालिया और भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री से बात की और पार्टी की गुटबाजी और अनुशासनहीनता पर सवाल दागे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और गुलाब चंद कटारिया के समधी अतुल चंडालिया की। चंडालिया पूर्व में अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हां, अंबेडकर मंडल वही क्षेत्र जो भाजपा के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रहा है। उदयपुर शहर विधानसभा से जब जब कटारिया चुनाव लड़े, उन्हें इसी मंडल की चिंता सताए रहती थी। लेकिन चंडालिया के अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद से भाजपा इस मंडल में भी मजबूती से उभरी और चंडालिया के कार्यकाल में भाजपा ने यहां 11 में से 10 वार्डों में जीत हासिल की थी, जिसमें चंडालिया खुद भी वार्ड 1 से जीते थे। वहीं इसी मंडल से वार्ड 4 से जीते चंद्र सिंह कोठारी की मेयर के पद पर ताजपोशी हुई थी। चंडालिया 9 साल मंडल अध्यक्ष रहे और वर्तमान में शहर जिला उपाध्यक्ष के पद पर है। जब अलर्ट भारत न्यूज ने चंडालिया से उदयपुर शहर में चल रही गुटबाजी पर सवाल किया तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं पूरन प्रजापत और आप देख रहे हो आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल अलर्ट भारत। वर्तमान शहर के जिला उपाध्यक्ष अतुल चंडालिया जी व पूर्व मंडल अध्यक्ष अम्बेडकर मंडल के, हम उनसे जानना चाहेंगे वर्तमान परिस्थिति में शहर भाजपा में चल रही गुटबाजी, अंदरूनी कलह व वर्चस्व की लड़ाई में आपका क्या राय है सर? आदरणीय कटारिया साहब के असम जाने के बाद कुछ एक वैक्यूम सा आया है, तो उनके प्रति जो कार्यकर्ताओं के मन में एक वो था, उनकी आवाज़ पे जो कार्यकर्ता सब इकट्ठा हो जाया करते थे, तो उसके हिसाब से उतनी संख्या नहीं हो पा रही है कार्यक्रम में। तो वो आप लोगों को लग रहा है कि बढ़ गए हैं या ऐसा है या वैसा है। बाकी आदरणीय अध्यक्ष जी को, रविंदर जी को प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर से जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उदयपुर का संगठन 100% उन कार्यक्रमों को पूरा कर रहा है। जन आक्रोश रैली निकाली हो, चाहे हमने महाघेराव किया हो, चाहे और भी जितने भी कार्यक्रम आए हों, वो सब 100% जितने भी प्रदेश से कार्यक्रम आ रहे हैं वो 100% पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की कर ही रही है। कटारिया के नजदीकियों के चलते चंडालिया कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं की आंखों में खटकते हैं। इस बात का अंदाजा 2019 में हुए नगर निगम के चुनाव से लगाया जा सकता है। चंडालिया भाजपा का गढ़ माने जाने वाले वार्ड 3 से पार्षद का चुनाव हार गए। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस हार और कटारिया से उनकी नजदीकियों के बारे में। 2019 का जो पार्षद का चुनाव था, आप बहुत कम वोटों के अंतराल से आपकी हार हुई। आप मंडल अध्यक्ष पद पर आप पहले थे, उस पर भी आपको हटा दिया गया, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे चुनाव हारने की वजह से संगठन ने मुझे मंडल अध्यक्ष पद से नहीं हटाया। मैं इस पद पे लगभग 9 साल तक रह चुका था और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब मैं मंडल अध्यक्ष था
उस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद थे। फिर जब चुनाव हुए, उपचुनाव, एक दुर्गेश जी वार्ड नंबर 2 से जब चुनाव लड़े तब 3 पार्षद हुए। उसके बाद जब मैं मंडल अध्यक्ष था, पार्टी संगठन की तरफ से जब चुनाव लड़े तो हम 11 में से 9 बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अम्बेडकर मंडल से थे। ये स्वाभाविक क्रिया होती है कि इतने टाइम तक आदमी मंडल अध्यक्ष रह सकता है, उसके बाद उससे मंडल अध्यक्ष पद से हटना पड़ता है। प्रश्न ये उठ रहा है कि जिस तरह चुनाव हारना, आपका मंडल पद से हटना, वह वर्तमान परिस्थिति में आपकी सक्रियता बहुत कम होना पार्टी लाइन में, तो उसको आप नहीं, पार्टी संगठन ने देखो भैया मेरे को बहुत कुछ दिया। बूथ अध्यक्ष से मंडल महामंत्री के बाद मंडल अध्यक्ष, और मंडल अध्यक्ष के बाद आज की तारीख में मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो मंडल अध्यक्ष से हटा के मुझे उन्होंने और अपग्रेड ही किया, और उन्होंने मेरा को ऊपर ही, उसका से भी ऊपर का ही पद दिया। चुनाव हारना हर आदमी के लिए बुरा ही तो है ही है, और मेरे लिए भी चुनाव हारना बुरा ही था। बट मेरा 2019 में इतना कोई एक मन नहीं था चुनाव लड़ने का, क्योंकि मैं पूर्व में 2014 में देवाली से पार्षद बन चुका था। संगठन का आदेश था, वार्ड नंबर 3 से उन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया। बहुत मेहनत भी करी, पर परिणाम अपेक्षा के हिसाब से नहीं आए। कुछ लोगों की अपेक्षा के हिसाब से आए हैं, तो वो खुश हैं आज। 2019 का चुनाव हारे, कहीं न कहीं ये बात राजनीतिक गलियारे में निकल के आती है कि उस 2019 की हार में कहीं न कहीं आपके अपने लोगों के कारण था, कि आपके पार्टी के लोग ही चाहते थे कि कहीं न कहीं ये चुनाव न जीते, अगर ये चुनाव जीत गए तो ये उप महापौर के प्रबल दावेदार होंगे, तो उस पर आप 2014 में जब मेरे को देवाली वार्ड नंबर 1 से की टिकट दिया, तो भी पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं ने और पार्टी संगठन के लोगों ने ही मुझे जिताया। तो अगर वो उस समय भी खिलाफ होते, या उस समय भी अगर वो मेरे को नहीं चाहते, तो शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाता, पर मैं चुनाव जीता। रही बात 2019 के चुनाव हारने की, तो शायद मेरे कुछ वहाँ के लोगों को समझाने में कुछ रही होगी, या हो सकता है कि मैं उस स्थिति में उनको समझा नहीं पाया। और बाकी भैया देखो, राजनीति है, पार्टी में अगर कद बढ़ते हुए देख किसको ये राजनीति है भैया, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। संभावना चुनाव के पहले और उसके बाद भी जब आदमी बैठता तो है, ये रिव्यू करता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसा। तो अगर किसी ने किया है ऐसा, तो वो जाने और उनका काम जाने। बाकी मैंने और हमारी पूरी टीम ने और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत के साथ चुनाव लड़ा, पर मैं चुनाव वहाँ से नहीं जीत पाया। बहुत कम अंतराल से ही मैं चुनाव हारा, और इसका अंदेशा मुझे पहले ही था। 2014 में आप चुनाव जीते थे, और आपके गुलाब चंद जी कटारिया साहब के भी काफ़ी नज़दीकी व्यवहार हैं, आपका अच्छा प्रेम है। कहीं न कहीं ये बात निकल के अगर आती है, तो 2014 में अगर चुनाव अगर आप जीते हैं, आपके साथ साथ चंद्र सिंह जी कोठारी जो नगर निगम के वर्तमान पूर्व में महापौर थे, वो भी चुनाव जीते। कहीं न कहीं ये बात निकल के आती है, कहीं अगर वो चुनाव अगर नहीं जीतते तो अतुल चंडालिया जी नगर निगम के मेयर होते हैं। तो इस बात पर आप कितनी? नहीं, मेरी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि चंद्र जी भाई साहब चुनाव लड़े और जीते। उस समय आदरणीय लोकेश जी द्विवेदी साहब भी चुनाव जीते, पारस भाई साहब भी चुनाव जीते, और मुझसे 2-4 वरिष्ठ जो थे वो भी जीते। ऐसे भी कोई पार्षद थे जो 2-2 बार से पार्षद रहे और तीसरी बार भी जीते, कोई पहली बार पार्षद था तो भी जीते। कटारिया साहब से नज़दीकी है, थी, और आगे आने वाले समय तक भी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि भाई साहब के मन में ऐसा कुछ था कि मुझे महापौर बनाया जाए, और ना मेरे में कभी सोचा और ना मैंने कभी ऐसा सपना देखा कि मुझे महापौर उस समय बनना चाहिए था या मेरे पास बनने का कोई मौका था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ बात थी। कहीं कहीं मन में खटास रहती है कि 2019 का मैं चुनाव जीता था, तो उसी बार पार्षद जीता, और गुलाब चंद जी कटारिया के साथ आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, पार्टी में आपकी कद बड़ा था, तो कहीं कहीं मैं अभी वर्तमान परिस्थिति में उप महापौर होता? नहीं, मुझे कोई भी पद का कोई लालच नहीं है। मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं जैसा वार्ड नंबर 1 के अंदर जो मैंने आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने मेरे वार्ड को गोद ले रखा था, फिर मैं निर्माण समिति में सदस्य भी था, दूसरा UIT में भी थोड़ी बहुत चलती थी, फिर अधिकारियों से भी संबंध अच्छे थे, तो उस कारण मैं उस वार्ड नंबर 1 जो बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड मानते थे, उसके अंदर लगभग मैंने विकास के 15 करोड़ के काम करा दिए। सिर्फ एक चीज़ का मलाल है कि अगर मैं वहाँ वार्ड नंबर 3 से अगर चुनाव जीतता, तो जैसे वार्ड नंबर 1 की आज की तारीख में लोग बाग देख के वाहवाही करते,
तो मैं अपनी मेहनत के साथ वार्ड नंबर 3 को भी जितना मुझसे हो पाता उतना काम मैं करके देता। आप जब पार्षद थे नगर निगम में, उस समय के नगर निगम को और वर्तमान के नगर निगम को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उस समय जो नगर निगम था उस समय एक कमरा में ही चित्र राज था पूरा नगर निगम का। अभी कहीं न कहीं लगता है एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइलें डाइवर्ट होती है और पहले कमरे से ज़्यादा जो दूसरा जो कमरा है, आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, उसमें ज़्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। तो उस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बराबर है। चंदर सिंह जी कोठारी साहब के काम करने का तरीका अलग था, उसके पूर्व में रजनी जी महापौर थी, उनके काम करने का तरीका अलग था, उनके पहले रविंदर जी थे। वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। जितने भी आप नाम गिना है सब अपने अपना वर्चस्व कायम था, एक छत्र राज था नगर निगम में। वर्तमान परिस्थिति में नगर निगम को आप किस जगह देखते हैं? वर्तमान स्थिति में यह है भैया कि प्रशासनिक सेवा से और सरकारी फील्ड से आज के महापौर जी आए, वो राजनीति में मुझे नहीं लगता कि इतना वो सोचते होंगे, उनको हर कार्य उस हिसाब से वो सोचते होंगे, ये राजनीति है। तो आज इतना पुराना आदमी है जो लगभग 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, पारस जी वहाँ बैठे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती होगी, करना तो महापौर जी को और उप महापौर जी को मिलके ही है। बट अगर आपको लगता है कि दोनों का काम नहीं लग रहा, आप क्या सोचते हैं? आपकी बात कर रहा हूँ। सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। वैसे तो उदयपुर में विधायक के लिए कई मजबूत दावेदार हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो चंडालिया सबसे मजबूत दावेदार है। जी हाँ, जिस प्रकार भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण किया जा रहा है, उस समीकरण में चंडालिया सबसे ज्यादा फिट बैठ रहे हैं। चंडालिया की उम्र 50 वर्ष से कम है, संगठन और सत्ता दोनों में कार्य करने का उन्हें अच्छा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो है कटारिया की पहली पसंद। जी हाँ, कहीं ना कहीं उदयपुर शहर के लिए चंडालिया कटारिया की पहली पसंद है, और कुछ तो उन्हें कटारिया का उत्तराधिकारी भी कहते हैं। विधायक की दावेदारी पर चंडालिया का क्या कहना है, आप भी सुनिए। अरे गुलाबचंद जी कटारिया जनने के बाद पहले सब गुलाबचंद जी के नीचे काम करते थे, वो उनका आदेश सब मानते थे। वर्तमान परिस्थिति में गुटबाजी इतनी है, एक ज़्यादा में कोई बैठना नहीं चाहता है, सब अपने अपने वॉलंटियर्स रहकर पार्टी संगठन में अपनी प्रबल दावेदारी रख रहे हैं। उसमें प्रबल दावेदारी में अतुल चंडालिया जी का भी प्रमुख नाम से नाम लिया जाता है। आपकी जिस तरह से कटारिया साहब की घनिष्ठता है उसके बदौलत, तो आप प्रबल दावेदार अपने आप को मानते हैं सर? मैं दावेदार हूँ या नहीं हूँ, ये तो मेरे को आपके चैनल से पता चला। बहुत सारे मेरे मिलने वाले हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे जने की बोलते हैं कि अतुल भैया आपको भी ट्राई करनी चाहिए, पर मैं मेरे टिकट के लिए या मेरी दावेदारी करने के लिए मैं ना तो कहीं गया, ना कहीं जाऊंगा, और ना आने वाले समय में कहीं मेरे को जाना है। जैसा आपने कहा कि पहले कटारिया साहब के नीचे सब काम करते थे, भैया कटारिया साहब एक ऐसी शख्सियत है, या मैं कह सकता हूं कि एक ऐसे राजनेता हैं जिनको अगर आपने रात को 12 बजे भी अगर कोई काम बताया तो उन्होंने वो उस काम के लिए आधे घंटे बाद फिर पूछा कि डॉक्टर से बात हुई नहीं हुई, डॉक्टर से कुछ काम है या नहीं। हमसे ज़्यादा अगर हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के परिवार की चिंता करी तो आदरणीय कटारिया साहब ने करी। तो हम सब जनों ने कटारिया साहब को अपना गुरु मानते हुए, पार्टी संगठन का, इस मेवाड़ का, इस राजस्थान का सर्वोच्च नेता मानते हुए हमने उनके आदेशों की पालना करी। आज भी कटारिया साहब अगर हमें कोई भी काम बताते हैं, राजनीतिक कार्य तो अब वो भाई साहब हमें कुछ कहते नहीं हैं, उसके अलावा भी, उसके पहले भी जितने भी कार्य करते थे तो उस हिसाब से कार्यक्रम होते थे। मैं इस चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि जब से भाई साहब गए, आप मेरे से क्या बात पूछ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को। कार्यकर्ताओं की संख्या जो आप लोग देखना चाहते हो कि बीजेपी की होनी चाहिए, वो आजकल दिखती नहीं है। तो वो एक, जब परिवार का या संगठन का कोई एक बड़ा व्यक्ति अगर कहीं दूसरी तरफ चला जाता है तो एक वो थोड़े से समय के लिए जो वैक्यूम जो जनरेट हो जाता है या खालीपन जो हो जाता है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। पर आदरणीय रविंदर जी भाई साहब की टीम और पूरी जितने भी लोग हैं वो सब कार्य तो आपके सामने 100 में से 100% कर ही रहे हैं। और अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि मैं दावेदार हूँ या नहीं हूँ, राजनीति में काम करने आते हैं तो महत्वाकांक्षा हर इंसान में होती है, पर अगर अति महत्वाकांक्षा अगर इंसान में है तो फिर उसका पतन निश्चित है। मैं ऐसा कोई कार्य आज तक कभी नहीं गया कि मुझे टिकट दो
मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ, मुझे ये करो। मेरी किस्मत में अगर टिकट होगा तो 100% चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा अगर किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, अतुल चंडालिया उसके मित्र अपनी पार्टी के साथ, अपने परिवार के साथ, तन मन और धन के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व में करता आया है, उस उम्मीदवार के लिए उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा आपको वादा है। कहेंगे कटारिया साहब क्या और आपके पारिवारिक रिश्ते भी हैं, कभी एक जाजम पर या कभी एक बैठते होंगे साथ में, कभी चर्चा होती है सर टिकट के लिए? नहीं, मैंने आज तक भाई साहब से ऐसे अगर हम बाहर कहीं मिलते हैं तो राजनीतिक बात होती है। बाकी भाई साहब जब कभी घर आते हैं, घर आते ही हैं, सबको पता ही है, इसीलिए लोग बाग सोचते हैं कि यार भाई साहब तो अतुल भैया की कुछ ना कुछ बात होती होगी। मैंने घर में आज तक कभी भी राजनीतिक चर्चा कभी भी भाई साहब से नहीं करी। अगर मैं भी राजनीतिक चर्चा अपने घर पे यही करने लग जाऊं तो दूसरों में और मुझ में कि यार कभी तो आदमी थोड़े बहुत फ्री बैठे। लोगों के लिए बात होती है, दूसरी जगह के लिए बात होती है, उदयपुर के लिए भी बात होती है। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के काम में काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, और टिकट उसी आदमी को मिलेगा जिसको आदरणीय कटारिया साहब आदेश करेंगे कि तुम्हें जाके टिकट लेना। जितने भी दावेदार आप बोल रहे हो, 10, 12, 18, 22 जो भी हैं, मैं हर कार्यकर्ता को, हर आदमी को जानता हूँ। मैं सबको इतने नज़दीकी से जानता हूँ कि अगर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो वो 11 ही जने उसके लिए और पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ शहर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व पूर्व पार्षद मंडल अध्यक्ष अम्बेडकर मंडल के अतुल जी चंडालिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। पूरन जी, आपको, आपके चैनल को और नीलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस गर्मी में भी आप मेरा इंटरव्यू यहाँ लेने आए हो। मेरी तरफ से और मैं आपके भविष्य की, आपके दोनों भाइयों की और आपके इस अलर्ट राजस्थान की उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। और आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने इस उदयपुर का प्रतिनिधित्व मैं कर सकूं, इसके बारे में आपने सोचा, जो मैंने नहीं सोचा था वो आप लोगों ने सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने चंडालिया को। अब बात करते हैं शहर विधायक से एक और युवा प्रबल दावेदार की। हम बात कर रहे हैं भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके तेज तर्रार आक्रामक छवि के लिए मशहूर शास्त्री बहुत जल्दी स्थानीय नेताओं के लिए सरदर्द बन चुके हैं। जब हमने डॉक्टर शास्त्री से उदयपुर शहर में चल रही गुटबाजी पर सवाल किया तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, प्रदेश संयोजक भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग राजस्थान के। आज हम उनसे खास चर्चा करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी में चल रही गुटबाजी पर आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में चल रही गुटबाजी पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं चल रही है। हम सभी कमल के साथी और कमल के नीचे ही, उस कमल की छतरी के नीचे चलने वाले हम सबसे पही हैं। और पूर्णतया इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। सब अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। ये प्रेस उसको अपने अपने तरीके से गुटबाजी के रूप में लेता है। क्योंकि दर्जन भर विधायक के दावेदार हैं, गुटबाजी कोई अपनी तरफ खिंच रहा है, कौन अपने तरफ खिंच रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबको अपना अपना हक और पक्ष रखने का अवसर होना चाहिए और उसको आप भले दर्जन भर कहें, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा व्यापार समूह है और इस समूह में प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है और उसको अपना हक, अपने मांग को और अपने अधिकार को रखने का पार्टी फॉर्म में अधिकार है। वो कोई गुटबाजी या उसका हिस्सा नहीं हो सकता। क्या आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं? क्योंकि आपके अपने कार्यकर्ता आपको विधायक के रूप में, अगला विधायक के रूप में प्रमोट करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं बिल्कुल उदयपुर की सेवा करूंगा। सन 2000 में मैं कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बना था। तब से लेकर आज 2023 तक मुझे 23 वर्ष हो गए हैं जनता की सेवा करते। अगर सबसे पहले तो ईश्वर ने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अगर अवसर दिया तो निश्चित ही मैं उस पर खरा उतरूंगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। आपके ही पार्टी के नेता कहीं के गुपचुप तरीके से कहते हुए नजर आते हैं कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए ड्रामेबाजी करते हैं। कुछ समय पूर्व खेमराज कटारिया जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप जो प्रदर्शन हुआ था उसमें आप काफ़ी हाईलाइट हुए थे, उसके बाद आपको नज़रबंद भी किया गया था। तो ये सस्ती लोकप्रियता के लिए आप ड्रामेबाजी करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो विरोध करने का अधिकार विपक्ष को है और मैं उस भूमिका में ही हूँ। और भविष्य में भी अगर इस प्रकार का भी विरोध प्रदर्शन होगा तो जिलाध्यक्ष जी जो भी हमारे हैं उनके नेतृत्व में ही
हम पुरजोर विरोध करेंगे। मैं आपको ये निश्चित ही कह सकता हूं, जब जब पार्टी का आदेश होगा, मेरा कतरा कतरा पार्टी के लिए तैयार है। उसको कौन किस दृष्टि से देखता है मैं सबको स्पष्टीकरण देने नहीं जाऊंगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मीडिया कुछ ना कुछ पीछे से कुछ ना कुछ कहता रहता है, ऐसा सुनने भी आता है। उनका भी स्वागत है, उनका एक नज़रिया है। मैं खुश हूँ, कम से कम हम जो वो कर रहे हैं वो देख तो रहे। कहीं कि आपके ही पार्टी के लोग अभी कह रहे थे सस्ती लोकप्रियता के लिए जिनेंद्र शास्त्री जी को वरना इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्टी फोरम पे हम जो भी आंदोलन उठा रहे हैं उसको उठाने का हमको हक नहीं है। अब मैं ये पूरन जी मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक बात है कि जो भी लोग, वैसे मेरे पार्टी के लोग कहने वाले तो नहीं है, मैंने ये निश्चित ही कहा कि कहीं ना कहीं मीडिया इसको माल मसाला या मिर्च लगा के जरूर पेश करता है, लेकिन सबको अपना अपना अधिकार है। और अभी से नहीं, आंदोलन जीवी तो मुझे 2013 से कहा जाता है। और जब बैरिकेड के पास में पुलिस वाले सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास मेरे कार्यकर्ताओं को धक्का दे रहे थे, तो वो देख के मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और मेरा 2023 का जिनेंद्र शास्त्री जाग गया, युवा मोर्चा का जिनेंद्र शास्त्री जाग गया। आपको नजरबंद भी किया रहता है, आप उस पर क्या? नहीं, नज़रबंद मैंने खुद को मेरे आप में नज़रबंद नहीं किया, पुलिस ने किया ना सर। हाँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से भी भयभीत है, तो सोचिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कितनी भयभीत रहती होगी, और हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया साहब है, उनसे कितनी भयभीत रहती होगी। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़, अभी तो हमारे बहुत बड़े बड़े सेनापति और राजा हैं, वो बाकी हैं। अभी तो हमने गहलोत साहब को एक छोटी सी फिल्म दिखाई है कि हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी सरकार की खिलाफत करने के लिए तैयार है। अगर वो जनता को गुमराह करेगा, किसी भी हालत में हम अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, मैं तो और भी नहीं करूंगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया का आपने नाम लिया, उनसे आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनकी तरह किस तरह से आपका तालमेल है? देखिए, मेरा सभी से बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता होगा प्रदेश नेतृत्व उनको पसंद करेगा। मेरे से ही नहीं, उदयपुर के जितने भी हम जो सेवक हैं सबको वो पसंद करते हैं। ये पसंद नापसंद के हम उसमें नहीं जाते। मेरा तो यही कहना है कि चूंकि हम काम करते हैं, हमारी रिपोर्ट ऊपर जाती है, तो हो सकता है वो हमारे काम को पसंद करते हो, हमें नहीं। जितेंद्र जी, आपकी छवि हमेशा से ही एक फायर ब्रांड नेता के रूप में साबित हुई है। जब से आप जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तब से आप फायर ब्रांड के नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपकी तेज तर्रार, आपकी बोलने की क्षमता भी अधिक है। शायद इसी रूप में कहीं न कहीं आपके दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो आपसे विरोधाभास रखते हैं? नहीं, वो विरोधाभास नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब मुझे 30 साल की उम्र में जिलाध्यक्ष बनाया था, तो मैं माननीय गुलाब जी भाई साहब के पास गया। भाई साहब, मैं इतने कम उम्र का हूँ, मैं कैसे पार्टी चलाऊंगा। मैंने व्यक्तिगत गुलाब जी भाई साहब से बहुत सीखा। उनकी हर शैली, उनका तरीका हम लोग ऑब्जर्व करते हुए, हमारे राजनीतिक सभी के गुरु हैं। तो मेरे को उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम लोग छोटे हाथी हो, बड़े बड़े हाथी तुमको सूंड मार मार के आगे कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये एक उपज होती है, कहीं ना कहीं देखने का नज़रिया होता है। मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, और यहाँ पे सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और सहयोग करके ही आगे बढ़ाने की भावना करते हैं। क्योंकि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, अनहोनी होसी नहीं काहे हो तभी अधीरा रे। कुछ समय पूर्व गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो राज्यपाल वहाँ में, उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें जो ऐसे बड़ बोले नेता हैं उनको कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें उनकी सक्रियता नहीं रखने की एक आह्वान किया गया था। शायद उसमें आपका एक नाम प्रमुखता से है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैंने भी अखबारों के माध्यम से ही पढ़ा, और जो मीटिंग में गए थे मैंने उनसे भी पूछा। देखिए, क्या हुआ कि मैं गुलाब जी भाई साहब के पास में गया था, और मैंने भी कहा, भाई साहब, क्या आपने ऐसा कहा है कि मुझे मीटिंग में नहीं बुलाना है? भाई साहब ने कहा, ऐसी कोई बात मेरे द्वारा नहीं की गई है। यह भी समाचार पत्रों में ही प्रकाश हुआ, तभी मुझे पता चला। और अगर पार्टी मेरी उपयोगिता समझे तो बुलाए, नहीं समझे तो पार्टी की बात है। हम तो पार्टी के नहीं बुलाने को भी एक निर्देश समझकर उस पर लगे रहेंगे। लेकिन गुलाब जी ने उसको बिल्कुल स्पष्ट किया। हालांकि हमारी आपसी बात थी, लेकिन आपने आज प्रश्न पूछा है, तो इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा गुलाब जी भाई साहब, जहां तक हम जानते हैं, वे बुला के डांटते हैं कार्यकर्ताओं को, उसको निखारते हैं। उनकी डांट ही हमारे लिए सीख होती है। लेकिन इस प्रकार से वे कहें, ऐसा मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने उनसे समय लिया, और मैं जब उनके पास गया तो भाई साहब ने कहा, ऐसी किसी प्रकार की कोई निर्देश मैंने तुम्हारे लिए नहीं दिए। जो कहता है उसको मेरे सामने लाओ, मैं कहने के लिए तैयार हूं। कुछ समय पूर्व गुलाब चंद जी कटारिया ने गुप्त मीटिंग रखी थी, उसकी बात कहीं न कहीं लीक हुई है, सुर्खियों में आई है, मीडिया के भी। तो कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि आप से लोग, आपके ही पार्टी के नेता
असुरक्षा का भाव रखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात बताता हूँ, उसमें शायद 10 से अधिक हमारे साथी होंगे, लेकिन षट कर्णात मंत्रे भिद्यते, 6 कानों से अधिक कही हुई बात भिद जाती है। और कहीं तो कुछ हुआ ही है, तभी बहुत सारी चीज़ें बाहर आई है, और तभी मुझे भी पता चला कि इस प्रकार से बोला है या नहीं बोला है। तभी मैं भाई साहब से भी आग्रह करने गया, स्पष्टीकरण करने गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी कांग्रेस जरूर घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी से, और वह भी गहलोत जी जहां पहले एक बार भी नहीं आते थे, वहां अभी 3-4 महीने के अंदर वो 8 से अधिक बार आ गए। यानी उनको ये भय है कि ये जो मेवाड़ है वो उदयपुर से डिसाइड होता है, उदयपुर विधानसभा से डिसाइड होता है। इसीलिए कुछ माहौल कांग्रेसी भी बना रहे हैं, वो भी इसको खड़ा कर रहे हैं, ताकि वो जो बात थी कि फूट डालो राज करो की नीति, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये किसी भी हालत में नहीं होगा। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। अब कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, ये तो मैं उसी को बोलना चाहूँगा जो सोचता है, और उन्हीं को पूछना चाहिए। क्या परिवार से ऊपर राजनीति इस बात दिखाई देगी? देखिए, पता नहीं आप ये क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा सबको अपना अपना अधिकार है। मैंने जैसे पूर्व में भी कहा, सबको अपनी बात रखने का अपना अधिकार है, दावा करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी खुला मंच कहलाता है, पार्टी विद द डिफरेंस है। ठीक बात है, ताराचंद जी और किरण जी भी अगर दावा करते हैं, अगर उनको टिकट मिलेगा, मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं को नहीं, जिनको भी टिकट मिलेगा सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा, तो उनका स्वागत करूंगा। तो सुना आपने शास्त्री ने विधायक की दावेदारी के लिए क्या कहा। शास्त्री साफ तौर पर अपने को विधायक के दावेदारों में गिन रहे हैं, और तो और उन्होंने उदयपुर शहर से विधायक बनने के बाद अपना विजन भी रख दिया। कहीं ना कहीं शास्त्री के इस अति आत्मविश्वास के चलते ही उन्हीं के पार्टी के नेता उनसे कतराते हैं। शास्त्री की सक्रियता और आला कमान में उनकी पकड़ स्थानीय नेताओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है। हाल ही में शास्त्री को जब पुलिस ने नजरबंद किया तो कोई भी स्थानीय नेता शास्त्री के साथ खड़ा नजर नहीं आया। जिनेंद्र जी, ये तो रही आपकी टिकट दावेदारी की बात। अगर आपको उदयपुर से विधायक का टिकट मिलता है तो क्या विजन रहेगा उदयपुर के लिए आपका? देखिए, उदयपुर शहर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक प्रसिद्ध शहर है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं वो बरसात में ही हरियाली रहती है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि लाखों लाखों पेड़ यहाँ पे लगाने चाहिए, गुलाब बाग में पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही मछली को पकड़ने के लिए जो बात बार बार की जाती है, मेरा तो मानना है मछली के बीज तालाबों में डाले जाए और उसको घोषित किया जाए तक क्षेत्र, ताकि जो मेरी झीलों की नगरी कहलाती है वो कहलाती रहे। और सबसे बड़ी बात, 24/7 एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए, और चाहे टिकट हो चाहे नहीं हो, हम तो 24/7 हम आज भी जनता की सेवा कर रहे हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे और भी विपर जाए, तूफान हो, हम तो 24/7 लगे हुए थे। कई लोगों को हमने मदद की है, और कितने ही हमने पशु पक्षियों तक को भी चारा कराया। तो ये मैंने किया नहीं है, ईश्वर ने उसके लिए मुझे चयन किया है और भेजा है। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी मेरे मित्र थे, मेरे कार्यकर्ता थे, हमारे फॉलोअर्स थे, सब मिलकर कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है, उदयपुर शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने। ये नारा तो ठीक है, लेकिन मेरा सोचना है सुरक्षित भी बने, क्योंकि क्राइम उदयपुर में बढ़ रहा है। सबसे पहले उसको चोट करनी चाहिए। अगर वो चोटिल होगा तो हमारा पर्यटन बढ़ेगा तो सबके चेहरे पे खुशहाली आएगी, चेहरे पे खुशी आएगी, घर के चूल्हे अच्छे से जलेंगे। क्योंकि उदयपुर शहर जितना असुरक्षित होगा, कहीं ना कहीं हमारा पर्यटन उससे बाधित होगा। तो मेरा सोचना है, मेरा व्यक्तिगत एक सोचकर एक नारा सोचता हूं मैं, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर, सुरक्षित शहर। जिनेंद्र जी, ये तो रही आपकी टिकट मिलने की बात। अगर टिकट मिलते तो आपने अपना विज़न बता दिया। क्या अगर आपको टिकट ना मिलकर दूसरे को अगर टिकट मिलता है तो आप इसी विज़न के साथ उनके साथ लगेंगे? जो भी कमल का सिंबल रहेगा, जिनेंद्र नहीं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरी पूरी टीम और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ लगेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, टिकट शब्द मैं ठीक नहीं समझता हूँ, मैं सिंबल समझता हूँ। जो भी मेरी भारतीय, क्योंकि टिकट तो ट्रेन का होता है जो बिकता है, टिकट तो बस का भी होता है। इसलिए मेरा मानना है, ये टिकट शब्द का प्रयोग आप ना करके सिंबल कहें। जो भी सिंबल लाएगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। मेरी आत्मा, मेरा शरीर का कण कण उसके साथ खड़ा रहेगा, और हम उस सिंबल वाले के साथ में अच्छी मेहनत करके, पूरी लगन से, तन से, मन से, धन से उसको विजयश्री करके विधानसभा पहुँचाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, जिन्होंने अपना विज़न हमारे सामने रखा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अलर्ट भारत का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे से एक छोटे से कार्यकर्ता के प्रति जो इंटरव्यू लिया। वैसे तो मैंने हमेशा अलर्ट का बहुत मैं आभारी रहा हूं, लेकिन आज मुझे भी लगा कि आप शायद पूरी तैयारी के साथ आए हो। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं दबे मन से ही सही, लेकिन चंडालिया और शास्त्री
दोनों ही विधायक बनने का सपना संजोए हुए है। वहीं कटारिया के महामहिम बनने के बाद उदयपुर शहर भाजपा में बिखराव भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मेवाड़ भाजपा में कटारिया जैसा शक्ति केंद्र नहीं रहा जिनकी पूरे मेवाड़ में मजबूत पकड़ थी। ऐसे में चुनाव का समय पास आते ही रविंद्र श्रीमाली, पारस सिंघवी, चंद्र सिंह कोठारी, प्रमोद सामर, अतुल चंडालिया भी मजबूती से ताल ठोकेंगे और इन 6 मजबूत दावेदारों में से एक को चुनना प्रदेश आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा आलाकमान इन स्थानीय नेताओं से किसको चुनती है या फिर किसी पैराशूट उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।